नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 4 फरवरी 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो, हिंदू से 3 इश्यूज हमें डिस्कस करने हैं। अर्बन ट्रांसपोर्ट, वैक्सीन डिप्लोमेसी और तीसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अलावा एक और आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। कल के हमारे 2 आर्टिकल्स डिस्कस करने बाकी हैं। एक्चुअली शाम को हम डिस्कस कर नहीं सके थे, तो कल के जो 2 डिस्कस करने बाकी हैं उनमें से एक आज शामिल कर लेते हैं। तो आज टोटल 4 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया और ताइवान रिलेशंस के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं इस आर्टिकल में। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखो, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर अभी भी तनाव है। दोनों देशों की फोर्सेस आमने सामने हैं। वैसे तो सरकार ने ये डिक्लेयर किया है, हम हर एक वो स्टेप लेंगे जो कि जरूरी है इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन राइटर के अनुसार फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पर इनफ स्टेप्स सरकार की तरफ से नहीं लिए गए हैं। क्वाड में जो 4 देश हैं, कौन कौन से? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। इन्होंने देखो अपनी इंटेंशंस जाहिर की हैं कि क्वाड को एशियन नाटो के तौर पर डेवलप किया जाए। एशियन नाटो का क्या मतलब है? देखो, नाटो में जो देश शामिल है ना, उनके लिए सबसे अहम चीज़ ये है, जैसे देखो नाटो में 30 मेंबर्स हैं। एक देश की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सबकी है। मान लीजिए यूएसए पर अटैक हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, तो उसको नाटो के सभी मेंबर्स के द्वारा अपने ऊपर अटैक माना गया। सभी नाटो के देश एक साथ आए यूएसए के ऊपर अटैक जो हुआ था उसका बदला लेने के लिए। मतलब अगर एक देश के ऊपर भी अटैक होता है तो नाटो के सभी देश अपने ऊपर अटैक मानते हैं। तो इसी प्रकार से अगर क्वाड को एशियन नाटो के तौर पे डेवलप किया जाता है, तो मान लीजिए इंडिया पे अटैक होता है तो क्वाड के जितने भी देश होंगे वो इसे अपने ऊपर अटैक मानेंगे और इसका जवाब देंगे। लेकिन कुछ कंक्लूसिव निकल के नहीं सामने आज का है कि क्वाड को एक मिलिट्री ग्रुप के रूप में डेवलप किया जाए या फिर ना किया जाए, इसे एशियन नाटो के रूप में डेवलप किया जाए या फिर ना किया जाए। सिर्फ इंटेंशंस जाहिर हुई हैं। अभी देखो, यूएसए ऐसा देश है क्वाड में जो खुलेआम चाइना को क्रिटिसाइज करता है, चाइना को बुरा भला कहता है। यूएसए के अलावा क्वाड में कोई भी देश सीधा सीधा चाइना को पूरी तरह से क्रिटिसाइज नहीं करता है। ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा बहुत किया था, चाइना ने बदला लेना स्टार्ट किया तो ऑस्ट्रेलिया ने भी कम कर दिया। और इंडिया और जापान तो खुले तौर पर चाइना के खिलाफ नहीं बोलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में राइटर का ये मानना है, हमें दूसरे डिप्लोमेटिक और मिलिट्रिस्टिक रूट्स अपनाने चाहिए चाइना को काउंटर करने के लिए। और उनमें से एक ये है ताइवान के साथ औपचारिक रूप से डिप्लोमेटिक टाइज इस्टेब्लिश करना। ये देखो बहुत बड़ी बात है। ताइवान, जिसकी लोकेशन आप इस मैप में देखिए, पहले तो हम हमारा मैप पूरा करते हैं। ये ताइवान है। अब ताइवान बोलता है असली चाइना हम हैं, और चाइना बोलता है कि ताइवान तो चाइना का पार्ट है। ज़्यादातर मेजर कंट्रीज के ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस है नहीं, क्योंकि अगर कोई देश ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश करता है तो चाइना इससे बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है। चाइना की एक पॉलिसी है, वन चाइना पॉलिसी, जिसके तहत विभिन्न देशों को ताइवान को चाइना का पार्ट मानना पड़ता है। अलग से थोड़ा बहुत ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन विभिन्न मेजर कंट्रीज की कोई एम्बेसी नहीं है ताइवान में। ताइवान के साथ विभिन्न देशों के कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं हैं। तो राइटर कहते हैं अगर इंडिया ऐसी सिचुएशन में ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश करता है तो इसके काफ़ी सारे फायदे हो सकते हैं। फायदे हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ा सा हिस्ट्री जानते हैं। देखो, जब चाइना में सिविल वार खत्म हुआ था ना 1949 में, उस सिविल वार में माओ की जीत हुई थी। और उससे पहले जो प्रेसिडेंट थे चियांग कई शेक, ये चाइना के प्रेसिडेंट थे। उससे पहले ये भाग कर चले गए थे एक आइलैंड में जिसका नाम है फोर्मोसा। इसके बाद देखो मेनलैंड चाइना में रूल इस्टेब्लिश हो गया माओ का, और यहाँ पे ताइवान में रूल इस्टेब्लिश हो गया किसका? चियांग कई शेक का। माओ कहा करते थे जो चाइना है उसका रियल नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ये जो ताइवान है ये चाइना का ही पार्ट है। जबकि ताइवान में चियांग कई शेक जिनका रूल इस्टेब्लिश हुआ वो बोला करते थे असली चाइना हम हैं,
और असली चाइना का नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो जब देखो ताइवान इस्टेब्लिश हुआ, जिसे यूएसए ने भी शुरुआत में असली चाइना माना, लेकिन 1971 में यूएसए ने मेनलैंड चाइना को ही असली चाइना मानना स्टार्ट कर दिया। तो शुरुआत में 1950s में चियांग कई शक जो ताइवान से थे, इन्होंने नेहरू को फ़ोन किया कि आप हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश कर लो। लेकिन नेहरू को लगा अरे ये तो छोटा मोटा प्लेयर है, अगर हम ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश करते हैं तो मेनलैंड चाइना वाले जो हैं वो नाराज़ हो जाएंगे, माओ नाराज़ हो जाएगा। तो इसलिए नेहरू ने चियांग कई शेक की जो कॉल थी उसे इग्नोर कर दिया। तब से लेकर अभी तक देखो बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। उस समय तो चाइना और इंडिया में ज़्यादा फर्क था नहीं, दोनों बराबर से थे और कई मायनों में तो इंडिया चाइना से काफ़ी आगे था। लेकिन आज तो सिचुएशन बदल चुकी है। आपको पता है आज चाइना की जो इकोनॉमी है वो इंडिया की इकोनॉमी से 5 गुना ज़्यादा है, 5 गुना बड़ी है। चाइना के जो एम्बिशंस हैं वो आज के समय में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। यूएसए को रिप्लेस करके चाइना खुद सुपर पावर बनना चाहता है, तो चाइना से इंडिया को खतरा है। तो अगर इंडिया ताइवान रिलेशंस को रिकॉग्नाइज किया जाता है, मतलब ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश किए जाते हैं, तो इससे इंडिया को काफ़ी फायदे होंगे। ताइवान देखो डेमोक्रेसी है, ताइवान की जो इकोनॉमी है वो भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। अगर ताइवान के साथ रिश्ते और मजबूत होते हैं तो इससे इंडिया को भी फ़ायदा होगा। दूसरा, ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश करके इंडिया डेमोक्रेटिक वर्ल्ड का लीडर के तौर पे अपने आप को साबित कर सकेगा। ऐसे समय में जब देखो यूएसए में भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा अंडरमाइन हुए हैं। तीसरा, देखो अभी इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये देश चाहते हैं कि सप्लाई चेन्स के संदर्भ में चाइना के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी ना रहे, क्योंकि चाइना ट्रेड को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता है। तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये देश चाहते हैं हम कम से कम चीज़ें इंपोर्ट करें चाइना से, ताकि चाइना के ऊपर हम डिपेंड ना रहें उन चीज़ों के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में ताइवान की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चाइना से इंडिया खरीदता है, तो चाइना से नहीं खरीदेगा तो ताइवान से खरीद सकता है। मतलब कि ट्रेड के लिए ताइवान चाइना का एक अच्छा अल्टरनेटिव है। नेक्स्ट, देखो ऐसा करके इंडिया चाइना को बता सकेगा कि देखो इंडिया सिर्फ बातें ही नहीं करता, इंडिया एक्ट भी करता है। एक प्रकार से इंडिया चाइना को सिग्नल दे सकेगा कि साउथ चाइना सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इंश्योर करने के लिए इंडिया अपनी डेडिकेटेड नेवल और एयर एसेट भी भेज सकता है। इसके बाद राइटर ये कहते हैं अगर देखो क्वाड के मेंबर्स के द्वारा मिलकर ताइवान के संदर्भ में कोई स्टेप लिया जाता है, जैसे मिल के ताइवान को रिकॉग्नाइज करना, तो इससे क्वाड का जो सिक्योरिटी ग्रुप है बल्कि और ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगा और बाद में क्वाड को एक्सटेंड किया जा सकता है, ओपन किया जा सकता है नए मेंबर्स के लिए। तो ऐसे इंडिया एक नए तरीके से चाइना को काउंटर कर पाएगा, ना सिर्फ इंडियन ओशन में बल्कि इंडो पैसिफिक रीजन में भी। लेकिन देखो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ताइवान को रिकॉग्नाइज करना, ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश करना ये आसान नहीं है। इंडिया ऐसा करेगा और चाइना हाथ पे हाथ धरा बैठा रहेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चाइना बदला लेगा और चाइना का जो बदला है वो काफ़ी सेंस में हो सकता है। चाइना के साथ ट्रेड रिलेशंस जो हैं वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। चाइना अभी देखो हमारा सेकंड लार्जेस्ट बायलैटरल ट्रेड पार्टनर है। चाइना से बहुत सी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं और चाइना को इंडिया काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करता है। फिकी रिपोर्ट के अनुसार 40% एपीआई जो हैं, एपीआईज मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जिनका इस्तेमाल होता है ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, इनका 40% इंपोर्ट अभी इंडिया चाइना से ही कर रहा है। इसके अलावा टेलीविज़न, केमिकल, चिप्स, टेक्सटाइल्स और काफ़ी सारे ऐसे आइटम्स हैं जिनको इंडिया इंपोर्ट करता है चाइना से। चाइना ऐसा करने पर नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनको और ज़्यादा फंड्स प्रोवाइड कर सकता है इंडिया में और ज़्यादा इंस्टेबिलिटी पैदा करने के लिए। चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर सकता है कश्मीर वैली में और ज़्यादा आतंकवाद को हवा देने के लिए। चाइना फेक न्यूज़ का सहारा ले सकता है इंडिया में डिवीज़न और अनरेस्ट पैदा करने के लिए। जैसे देखो अभी इंडिया की वैक्सीन है,
चाहे वो कोवैक्सीन का बात कर लीजिए या फिर कोविशील्ड की बात कर लीजिए। इंडिया अपनी फेक प्रोपेगेंडा मशीनरी की सहायता से इंडिया की वैक्सीन पर सवाल उठा सकता है कि इंडिया की जो वैक्सीन है वो इफेक्टिव नहीं है। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है, इन सब चैलेंजेस के बावजूद फ्री वर्ल्ड के लिए इंडिया को लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ मिलकर काम करना चाहिए और मुश्किल स्टेप्स लेने चाहिए ताकि ना सिर्फ चाइना को काउंटर किया जा सके बल्कि फ्री वर्ल्ड के लीडर के तौर पे अपने आप को इस्टेब्लिश किया जा सके। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंडिया को इस्टेब्लिश करने चाहिए, ऐसे राइटर वकालत कर रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल अर्बन ट्रांसपोर्ट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम शामिल करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। देखो, इंट्रोडक्शन में आर्टिकल में कहा जाता है, इस साल के बजट में सरकार ने अर्बन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, खास करके मेट्रो रेल और बस सर्विसेज पे। ये कुछ लिस्ट है कितने रुपए सरकार ने एलोकेट किए हैं कौन से मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए। वैसे देखो, अगर हम एनालाइज करें हमारे देश में अर्बन एरियाज में जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, अभी फिलहाल काफ़ी ज़्यादा वीक है। इंडिया में रेशो ऑफ बसेस टू पॉपुलेशन बहुत कम है, 1.2 पर 1000 पीपल। कंपेयर टू थाईलैंड में ये है 8.6 और साउथ अफ्रीका में ये रेशो है 6.5। हाँ, कुछ स्टेट्स में ये रेशो अच्छी है, जैसे कर्नाटक में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर खास करके बस सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं और ये जो डेटा है ये नीति आयोग का डेटा है। अगर देखो हम अर्बन एरियाज में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में चैलेंजेस की बात करें, सबसे पहला चैलेंज है अनरेगुलेटेड ट्रांसपोर्ट सेक्टर। वैसे तो देखो, अर्बन डेवलपमेंट पर इफेक्टिव जो कंट्रोल है वो स्टेट गवर्नमेंट्स का है, ना कि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का। लेकिन कोई एक प्रॉपर बड़ी अम्ब्रेला अथॉरिटी विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा नहीं इस्टेब्लिश की गई है ट्रांसपोर्ट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए। तो काफ़ी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रेगुलेशन नहीं है। जैसे देखो, सिटी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो कहीं कहीं पर तो आपको बहुत अच्छी बस सर्विस मिलेगी, कहीं कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा। नए नए साधन उपलब्ध होते रहते हैं, सिंपल ऑटो, दूसरे वाले ऑटो, ई रिक्शा। कोई प्लानिंग के साथ में अर्बन एरियाज में ट्रांसपोर्ट सेक्टर को डेवलप करने के लिए एक यूनिफॉर्म अथॉरिटी आपको नहीं देखने को मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स। देखो, कई सारी सिटीज़ में तो अब ये हो चुका है, जैसे आपके पास एक ही कार्ड होगा जिसकी सहायता से आप बस में ट्रैवल कर सकोगे, अर्बन एरियाज में मेट्रो में ट्रैवल कर सकोगे, दूसरे जो भी ट्रांसपोर्ट के साधन उपलब्ध हैं जैसे फीडर बस सर्विस, इन सब में आप एक ही कार्ड की सहायता से ट्रैवल कर सकोगे। ये सही है। ये लॉन्च तो हो चुका है, लेकिन ज़्यादातर सिटीज़ में अभी फ़िलहाल ये सर्विस उपलब्ध है नहीं, कॉमन मोबिलिटी कार्ड वाली। नेक्स्ट है एक्सक्लूजनरी अर्बनाइजेशन। देखो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गरीब होते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो शहर के बीचों बीच अपना घर ले सकें। ये शहर है, उन्हें सबर्ब्स में अपना घर लेना पड़ता है, शहर से थोड़ा सा बाहर शहर के कॉर्नर पे। अब देखो, वो डेली बेसिस पे शहर के अंदर आते हैं काम करने के लिए। अगर ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज महंगी हों तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इससे तो वो टू व्हीलर पे आएंगे तो वो ज़्यादा सस्ता पड़ता है। तो ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज अफोर्डेबल भी होनी चाहिए। मेट्रो का किराया आज के समय में दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट सेंसस टाउन्स की संख्या से संबंधित है। देखो, कोई भी टाउन सेंसस टाउन तब कहलाता है जब ये 3 कंडीशंस फुलफिल होती हो। अगर किसी टाउन में मिनिमम पॉपुलेशन 5000 है और 75% जो मेल वर्किंग पॉपुलेशन है वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में काम करती है और पॉपुलेशन की डेंसिटी 400 पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है, 3 कंडीशंस अगर फुलफिल होती है तो वो टाउन सेंसस टाउन कहलाएगा। हुआ क्या है, देखो, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग भी हमारे देश में सेंसस टाउन्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब कायदे से वहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज़ भी इस्टेब्लिश होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो उन जगहों पर अभी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। वहाँ पे उन टाउन्स को फंडिंग काफ़ी कम मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है और अर्बन ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज भी काफ़ी ज़्यादा वीक हैं। ये बोला जाता है इस पॉइंट में कि सेंसस टाउन्स की संख्या काफ़ी इंक्रीज हो गई है, लेकिन
वहाँ पे अभी भी अर्बन लोकल बॉडीज इस्टेब्लिश नहीं हुई हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पॉलिटिकल इशू। कई सारे स्टेट्स में देखो, अगर प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया जाता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, तो विपक्षी पार्टीज काफ़ी शोर मचाती हैं। इवन जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शोर मचाते हैं। वो कहते हैं सरकार जो है वो बेच रही है ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, यानी बस डिपार्टमेंट को प्राइवेट सेक्टर को, तो वो हड़ताल पे चले जाते हैं। तो ये काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक हो जाता है। लास्ट में वे फॉरवर्ड में कहा जाता है, देखो वैसे ये ट्रांसपोर्ट जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन सेंटर को स्टेट के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी सारे एरियाज़ को इंटीग्रेट कर सके अर्बन ट्रांसपोर्ट के साथ, जैसे कि एक्सेस टू सिविल सर्विसेज, रेंटल प्रोजेक्ट्स, इंटरसिटी हाउसिंग, हेल्थ केयर, वॉकेबिलिटी, ग्रीनरी, इन बहुत सारे एरियाज़ को अगर ट्रांसपोर्ट विजन के साथ इंटीग्रेट किया जाता है तो इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ये सारे जो एरियाज़ हैं वो कोई ना कोई सेंट्रल बजटरी स्कीम के अंतर्गत आते हैं। तो स्टेट के पास जो पैसा नहीं होता ना, तो पैसा भी मिल जाएगा स्टेट को अगर ट्रांसपोर्ट एरिया को इन सब एरियाज़ के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। और हाल ही में मोटर व्हीकल एक्ट को भी अमेंड किया गया था, तो सेंटर के पास भी मौका है यहाँ पर लीड लेने का। लास्ट में यही बोला जाता है, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन की सहायता से ही इंक्लूसिव अर्बनाइजेशन को इंश्योर किया जा सकता है। इसलिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इंटीग्रेट किया जाए इन सब एरियाज़ के साथ जो हमने डिस्कस किए, एक्सेस टू सिविल सर्विसेज, हेल्थ केयर, ये सब। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल में। देखो, कोविड-19 की महामारी ने हमें बहुत सारे लेसन्स सिखाए हैं। कोविड-19 की महामारी ने हमें रियलाइज़ करवाया है कि हम भी नेचर का पार्ट हैं। नेचर में हम नहीं हैं, नेचर में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स हैं। तो एक अर्जेंट आवश्यकता है नेचर को प्रोटेक्ट करने की। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात की जाती हैं। जैसे देखो, कोविड-19 की महामारी की वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ है। जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो 2020 में 2.4% से लेके 8% के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एस्टिमेट ये लगाया है कि महामारी को काबू करने पर टोटल जो खर्चा आएगा वर्ल्ड का, वो आएगा $8.1 ट्रिलियन से लेके $15.8 ट्रिलियन के बीच। और देखो, अगर हम प्रिवेंशन पे ज़्यादा फोकस करते तो खर्च आता एक साल में सिर्फ $22.2 बिलियन से लेके $30.7 बिलियन के बीच। और इतनी ज़्यादा जो बहुमूल्य जाने गई हैं ह्यूमन बींग्स की, वो भी ना जाती अगर हम प्रिवेंशन पे फोकस करते, अगर हम नेचर के साथ ज़्यादा खिलवाड़ ना करते। इसके बाद एक रिपोर्ट के हवाले से कहा जाता है जिसका नाम है द इकोनॉमिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, द दास गुप्ता रिव्यू। ये रिपोर्ट 2 फरवरी 2021 को ही रिलीज हुई है। इस रिपोर्ट में कहा जाता है, देखो विभिन्न देशों की जो इकोनॉमिक्स हैं वो किस प्रकार से नेचर का बहुत तेजी से डिग्रेडेशन हो रहा है उसे कंसीडर नहीं कर रही है। इससे वर्ल्ड को खतरा काफ़ी ज़्यादा है। जैसे देखो, हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी में नेचर को जो नुकसान पहुंच रहा है क्या उसे हम कंसीडर करते हैं? नहीं करते हैं। डेवलपमेंट तो आ रही है विभिन्न देशों में इंक्लूडिंग इंडिया में, बट नेचर को कितना नुकसान पहुंच रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज कितने ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। देख लीजिए आप, पंजाब हरियाणा में या फिर नॉर्थ इंडिया के कुछ दूसरे स्टेट्स में ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो कितना ज़्यादा कम हो गया है। क्या इनको हम जीडीपी में काउंट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो ये जो रिपोर्ट है वो कहती है अगर हमें भविष्य की तबाही को रोकना है तो हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए नए मेजर्स लेने होंगे, नए स्टेप्स लेने होंगे। अभी जिस प्रकार का डेवलपमेंट का मॉडल विभिन्न देशों के द्वारा अपनाया गया है, ये मॉडल हमें तबाही की तरफ ले जाएगा कि डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करो, इन्वायरमेंट को इग्नोर करो। ये मॉडल सस्टेनेबल नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है 2021 के लिए, इसमें 5 रिस्क जिससे ग्लोबल इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा खतरा है उनकी बात की गई है, जैसे एक्सट्रीम वेदर, क्लाइमेट एक्शन फेलियर, ह्यूमन इन्वायरमेंटल डैमेज, इन्फेक्शियस डिजीज और बायोडाइवर्सिटी लॉस। इनमें देखो, इन्फेक्शियस डिजीज से सबसे ज़्यादा खतरा है और उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा खतरा है क्लाइमेट एक्शन
फेलियर से। अब बात करें इंडिया की, इंडिया कितना ज़्यादा वल्नरेबल है। देखो इंडिया बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। काफ़ी सारी ग्लोबल स्टडीज़ बताती हैं कि इंडिया में वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से कम हो रही है। फॉरेस्ट को डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की तरफ काफ़ी तेज़ी से डाइवर्ट किया जा रहा है। तो इंडिया उन देशों में शामिल हैं जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं इन रिस्क से, जिसकी हमने बात की पिछली स्लाइड में। ये 5 जो रिस्क हैं, इंडिया कितना वल्नरेबल है इन रिस्क से, उसकी बात की जा रही है। इसके बाद दूसरा आर्गुमेंट ये दिया जाता है, देखो काफ़ी सारी स्टडीज़ ये भी शो करती हैं एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। जहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन ज़्यादा हो और वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन ज़्यादा हो, वहाँ पे जूनोटिक डिजीज़ के फैलने का खतरा ज़्यादा होता है। जूनोटिक डिजीज़ मतलब वो डिजीज़ जो एनिमल से ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिट होते हैं, जैसे कोविड-19। अब इंडिया में तो आपको पता है पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, 130 करोड़, और बायोडाइवर्सिटी भी काफ़ी रिच है। तो एनिमल से ह्यूमन बींग्स में डिजीज़ के ट्रांसमिट होने का खतरा भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद स्टडी बाय स्विस री इंस्टीट्यूट, इसमें कहा गया है कि इंडिया उन 20% देशों में शामिल है जहाँ पे इकोसिस्टम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा जाता है 55% जो ग्लोबल जीडीपी है वो देखो हाई फंक्शनिंग बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विसेज पर डिपेंड करती है। लेकिन अगर बायोडाइवर्सिटी को और इकोसिस्टम को एक्सप्लॉइट किया जाना लगातार जारी रहा तो फिर देखो जैसा हमने शुरुआत में बात की, तबाही आने वाले समय में निश्चित है। तो करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो देखो डेवलपमेंट का जो मॉडल है इसमें बदलाव की आवश्यकता है। अब ये जाहिर हो चुका है, बाकी महामारियों की तरह कोविड-19 की जो महामारी है वो भी डेवलपमेंट के नाम पर जो अंधाधुंध एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके कारण ये महामारी आई। जैसे देखो नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर का कंटिन्यूड एक्सपेंशन, एनिमल हस्बेंड्री, कंजप्शन लगातार इंक्रीज हो रहा है। इन सब चीज़ों से ना सिर्फ नेचर में डिसरप्शन आया है बल्कि वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन बींग्स में जो कॉन्टैक्ट है वो भी इंक्रीज हो गया है। इसी की वजह से ये कोविड-19 की महामारी आई। तो इसलिए आवश्यकता ये है कि उन एक्टिविटीज़ को, उन ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कम किया जाए जिससे बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। हमारा अभी तक का जो मॉडल है डेवलपमेंट का कि आप डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट में से इन्वायरमेंट को थोड़ा इग्नोर करो, डेवलपमेंट को ज़्यादा फोकस करो, इस मॉडल पर हमें फिर से विचार करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट देखो बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, ये इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग का पार्ट होने चाहिए। जैसे देखो सरकार आज के समय में ई मोबिलिटी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। क्यों? बेशक देखो एक रीज़न ऐसा हो सकता है कि इंडिया नहीं चाहता अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड होना पड़े, खास करके वेस्ट एशियन कंट्रीज़ पर। लेकिन देखो दूसरे रीजन्स भी हैं। दूसरे रीज़न क्या है? फॉसिल फ्यूल्स को लगातार एक्सप्लॉइट किया जाएगा, ये सस्टेनेबल नहीं है। एक समय तो ऐसा जरूर आएगा ये फॉसिल फ्यूल्स जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा देखो पेट्रोल और डीजल से एमिशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है। तो काफ़ी सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से सरकार ई मोबिलिटी पे ज़्यादा फोकस कर रही है। तो उसी प्रकार से बाकी क्षेत्रों में भी सरकार अगर कोई डिसीजन ले तो बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को कंसिडर करके ले। उसी प्रकार से जो हमने पहले पॉइंट डिस्कस किया था कि जीडीपी जब कैलकुलेट की जाती है तो इसमें इन्वायरमेंट का और नेचर का कितना नुकसान पहुंचा है उसे हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो एक अलग मॉडल की हमें आवश्यकता है नेशनल अकाउंटिंग के लिए, जिसमें यह भी कंसिडर किया जा सके कि इनकम तो इतनी जनरेट हुई है लेकिन नेचर को कितना नुकसान हुआ है उसका भी पता लग सके। नेक्स्ट पॉइंट, सभी देशों को उन क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट कम करने की आवश्यकता है जिनसे देखो नेचुरल हैबिटेट जो हैं वो डिग्रेड होते हों। हमें रिसर्च और सस्टेनेबिलिटी साइंस में ज़्यादा इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप किए जा सकें जिनसे नेचर को कम से कम नुकसान हो और नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लोटेशन ना हो। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो प्राइम मिनिस्टर की साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया है, नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव ये है
बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर और इन्हेंस करना, सस्टेनेबल यूज़ को मजबूत बनाना, हजारों ग्रीन जॉब्स को जनरेट करना और इंडियन पब्लिक को एनकरेज करना कि आप अपनी नेचुरल और एसोसिएटेड कल्चरल जो ट्रेजर हैं उसे अप्रिशिएट करें, क्योंकि हमने ये हमारे फोर फादर्स से विरासत में ली हैं और आने वाली जनरेशन्स को विरासत में देनी है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित। इसके बाद लास्ट आर्टिकल तो देखो वैक्सीन नेशनलिज्म से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले आप वैक्सीन नेशनलिज्म का मतलब बताइए। वैक्सीन नेशनलिज्म का मतलब क्या है, पहले भी हम आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं, बताइए। देखो, जब कोई देश, फॉर एग्जांपल यूएसए ने उन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ पहले ही करार कर लिया जो कोविड-19 की वैक्सीन डेवलप कर रहे थे, अभी तो रिजल्ट्स भी नहीं सामने आए थे, लेकिन उससे पहले ही यूएसए ने उन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया कि भैया आपकी ये जो वैक्सीन है अगर इफेक्टिव साबित होती है तो पहले आप हमें दीजिएगा वो वैक्सीन। मतलब यूएसए अपने सिटीजन्स के लिए वैक्सीन पहले इंश्योर करना चाहता है एज कंपेरिजन टू वो वैक्सीन अवेलेबल हो दूसरे देशों के सिटीजन्स के लिए। तो इसी प्रकार से ये काम काफ़ी सारे देशों ने किया है, जापान ने भी किया है। दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो कोविड-19 की वैक्सीन में लगे हुए थे उनसे पहले ही एग्रीमेंट साइन कर लिया, वैक्सीन के बनने से पहले ही। यूरोपियन यूनियन के काफ़ी देशों ने ऐसा काम किया है, यूके ने ऐसा काम किया है। तो ये वैक्सीन नेशनलिज्म है। तो वैक्सीन नेशनलिज्म के कारण 2021 में अब फाइजर वैक्सीन है, मोडर्ना की वैक्सीन है, ये देखो टोटल जितनी वैक्सीन मैन्युफैक्चर करेंगी उनके 80% 85% पहले से बुक है कि वो यूएसए को जाएगा या फिर जापान को जाएगा। दूसरे देशों के लिए जाना तो बहुत दूर की बात है। सोच के देखिए, अगर कुछ अमीर जो देश हैं वो पूरी तरह से 2021 में वैक्सीन पे कब्जा करके रखेंगे तो फिर जो गरीब देश हैं उनको वैक्सीन कैसे मिलेगी। ऐसी परिस्थितियों में देखो इंडिया ने अच्छा काम किया है। मतलब आपको गर्व होना चाहिए इस बात पर। इंडिया की पूरे वर्ल्ड में तारीफ हो रही है कि इंडिया ने अपने पड़ोसी देशों को वैक्सीन भेजी है, ब्राज़ील को भेजी है, और वो भी शुरुआत में तो काफ़ी वैक्सीन गिफ्ट के तौर पे दी है, मतलब फ्री दी हैं इनिशियल जो शिपमेंट्स हैं। वैसे चाइना को भी लोगों ने देखा था उम्मीद की निगाहों से कि चाइना के पास भी कैपेसिटी है, लेकिन चाइना ने उतनी तीव्रता से काम नहीं किया है और चाइना की वैक्सीन पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी उठे हैं। तो लास्ट में राइटर कोवैक्स का जिक्र करते हैं। कोवैक्स देखो एक ऐसा कोलिशन है जिसमें पैसा आता है अमीर देशों से या फिर जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं इंडिया जैसे देशों से, और ये कोवैक्स जो है, ये कोलिशन ये इंश्योर करता है कि कोविड-19 की वैक्सीन का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो। ऐसा नहीं कि कुछ ही देशों को ज़्यादातर वैक्सीन मिल जाए और कुछ देश, खास करके जो पुअर कंट्रीज़ हैं, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनको बिल्कुल भी वैक्सीन ना मिले। तो ये कोवैक्स जो कोलिशन है ये इंश्योर करता है कि कोविड-19 की वैक्सीन का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो। पैसा आएगा अमीर देशों से, तो उस पैसे से ये कोवैक्स कोलिशन वैक्सीन खरीदेगा और उस वैक्सीन को बांटेगा अलग अलग देशों में जो इसका पार्ट हैं। जैसे पाकिस्तान भी उम्मीद कर रहा है कि हमें भी इस कोवैक्स कोलिशन से कुछ वैक्सीन तो मिलेंगी। तो राइटर यही कहते हैं ये जो समय है ना, ये कोऑपरेशन का है, ये डिवीजन का समय नहीं है। विभिन्न देशों को थोड़ा रैशनैलिटी के साथ काम करना होगा इस महामारी से निपटने के लिए। खास तौर पे इशारा जो है वो अमीर देशों पे है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।